हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नर्मदा मैन। इस वीडियो में हम पिछले जो 2-3 दिन के एडिटोरियल्स हैं और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं ईरान और जो यूएसए इजराइल वॉर है उसके रिगार्डिंग। तो देखिए, ट्रंप ने अपने एलाइज को बोला है कि गो गेट योर ओवन ऑयल। तो अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो ट्रंप ने एक्यूज़ करा है कि जो नाटो पार्टनर्स हैं वो एक्चुअल में वॉर के टाइम अमेरिका के साथ थे ही नहीं। तो या तो वो बाई कर ले ऑयल जाके, या फिर सीधा हॉर्मुज में जाके लड़ाई करे। और इसमें भी ट्रंप ने जो यूके है उसको सबसे ज़्यादा हाईलाइट करा है कि उसका यूके के साथ यूएसए का जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे रहे हैं। और इवन ट्रंप जो चार्ल्स थ्री हैं उनकी भी ग्रेटली रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बोला है कि यूएसए वोंट बी देयर टू हेल्प यू एनी मोर। तो उन्होंने डायरेक्टली एक तरीके से धमकी दे दी है नाटो कंट्रीज़ को कि तुम्हें ऑयल सप्लाईज इंश्योर करनी है तो जाके जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ पे जाके लड़ाई करो। अब इसी के रिगार्डिंग जो नाटो में टेंशन चल रही है उसमें जो स्पेन ने यूएस प्लेन्स के लिए जो एयर स्पेस है उसको क्लोज कर दिया है। और साथ ही बोला है कि जो मिलिट्री बेस है स्पेन का उसको यूएस यूज नहीं कर सकता। तो एक्चुअल जो स्पेन जो गवर्नमेंट है वो मोस्ट क्रिटिकल रही है यूएस के जो एक्शंस हैं इन वेस्ट एशिया उसके रिगार्डिंग। तो एक तरीके से स्पेन इसको खुल के सामने आ रहा है कि ये जो यूएस कर रहा है वेस्ट एशिया में वो सही नहीं है, हम उसमें यूएस का साथ नहीं देंगे। अब इसी वॉर के रिगार्डिंग एक और न्यूज़ है कि ईरान ने बोला है और कहीं ना कहीं हिंट दिए हैं कि जो न्यूक्लियर ट्रीटी है उससे ईरान एग्जिट कर सकता है। तो ये न्यूक्लियर ट्रीटी है कौन सी? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी की यहाँ बात हो रही है। और बोला है कि जो हमारे जो पॉसिबल बुलिंग पार्टी है वो एक्चुअली हमें अलाउ नहीं कर रही है कि हम इस जो ट्रीटी में बेनिफिट्स हैं उसको हम यूज़ कर पाएँ। और कहीं ना कहीं हमारी जो अटैक जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर जो बुलिंग पार्टीज है वो किसको बोला जा रहा है? जो इजराइल और यूएस है उसको बुलिंग पार्टी बोला है। साथ ही ईरान ने बोला है कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पीसफुल पर्पज़ के लिए है, क्योंकि ईरान ने एनपीटी साइन किया है इसलिए ईरान के पास पीसफुल न्यूक्लियर एनरिचमेंट का राइट है। और देखिए, जो ईरान जो यूएसए वॉर है उसको एंड करने की बहुत सारी बात हो रही है। तो ईरान ने भी एडमिट करा है कि हम भी नेसेसरी विल है, हम भी एंड करना चाहते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें गारंटी चाहिए कि यूएसए ये सब दोबारा रिपीट नहीं होगा, हमारे ऊपर जो अटैक है वो इजराइल या यूएसए की साइड से फिर से नहीं होगा। तो हुआ क्या था, इनिशियली यूएस ने एक 15 पॉइंट प्लान लेके आए थे पीसफुल रिजोल्यूशन के लिए, लेकिन उसके उसको काउंटर करने के लिए ईरान ने 5 पॉइंट प्रोग्राम लेके आए हैं और बोला है कि हमारी 5 पॉइंट प्रोग्राम की शर्तें मान ली जाती हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट एंड हो सकता है। लेकिन देखिए, ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, ईरान की एक न्यूक्लियर साइट है उसके ऊपर अभी अटैक किया है यूएस इजराइल ने, और उसके रेस्पॉन्स में तेहरान ने कुवैत के एक फुली लोडेड टैंकर पे अटैक कर दिया है। तो बिल्कुल दोनों साइड से अभी भी अटैक जारी हैं। तो ये वॉर कहीं से भी ख़त्म होती हुई तो नहीं दिख रही। और जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहा है उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग एक न्यूज़ है कि जो कश्मीर में आर्टिस्ट थे जो कारपेट एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट थे, तो उनकी ग्लोबल एग्जीबिशन थी कहाँ? डेनमार्क में, चाइना में, यूएई में। तो ये सब कैंसिल हो गई है। तो इससे लगभग 80,000 लोकल्स की जो लाइवलीहुड है उसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। तो बेसिकली ये जो श्रीनगर में फैक्ट्रीज थी उन पे नेगेटिवली इम्पैक्ट देखा जा रहा है। देखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। तो एक बहुत अच्छा एडिटोरियल डिस्कस हो मतलब द हिंदू में आया, जिसमें जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसके जो फंड अलोकेशन है रिगार्डिंग डिजास्टर रेस्पॉन्स उसकी बात हो रखी है, और उसमें क्या क्या कमियां हैं वो प्रॉपरली हाईलाइट की गई हैं। तो एक बार देख लेते हैं। देखिए, इस आर्टिकल में जो उड़ीसा है उसके रिगार्डिंग ऑथर ने बोला है कि उड़ीसा मोस्ट डिजास्टर प्रोन स्टेट है, लगभग 575 किलोमीटर की कोस्ट लाइन भी लगती है। और इवन हम देखें तो पिछले 2 डिकेड में जो उड़ीसा ने अर्ली वार्निंग सिस्टम पे काम करा है, या फिर स्टेट जो डिजास्टर है उनके रेस्पॉन्स के लिए जो साइक्लोन शेल्टर बनाना हो गया,
मास इवैक्यूएशन हो गया, इनके थ्रू एक तरीके से जीरो मोर्टेलिटी इस जो टारगेट है इसको अचीव करा है। लेकिन हुआ क्या है, 16th फाइनेंस कमीशन आया और उसमें देखा गया कि 1.57% से लगभग जो फंडिंग है, डिजास्टर फंडिंग है, वो कम हो गई। तो ये तो एक तरीके से ऐसा हो गया ना कि स्टेट ने बहुत अच्छा काम करा तो उसकी आपने फंडिंग कम कर दी। तो इसमें एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हाईलाइट किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, 16th फाइनेंस कमीशन ने लगभग 2,04,000 करोड़ इतने पैसे एसडीआरएफ के लिए अलॉट किए हैं और ये पिछले जो फाइनेंस कमीशन थे उससे 60% का इंक्रीज देखा गया है। इसके लिए उन्होंने एक डिजास्टर रिस्क इंडेक्स ये यूज़ किया। अब ये डिजास्टर रिस्क इंडेक्स है, इसमें 3 चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन लिया गया है, हैजार्ड, एक्सपोजर और वल्नरेबिलिटी। तो बोला है पहली प्रॉब्लम तो ये एक्सपोजर की डेफिनेशन को लेके है। एक्सपोजर का मतलब है टोटल पॉपुलेशन से ले रहे हैं कि जितने भी स्टेट्स हैं उनको 1 से लेके 25 तक जो एक स्केल है उसके ऊपर लाइन अप किया गया है। तो उत्तर प्रदेश को 25 दे दिया और सिक्किम को 1 दे दिया। लेकिन इन्होंने आईपीसीसी की जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट है उसका हवाला देते हुए बोला है कि जो एक्सपोजर है उसका मतलब कहीं से भी टोटल पॉपुलेशन नहीं होती, पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर वाली पॉपुलेशन नहीं होती, जो पीपल एडवर्सली अफेक्टेड है उसका काउंट लिया जाना चाहिए। देखिए, उड़ीसा का क्या हुआ है, जो हैजार्ड स्कोर है वो तो 12 है लेकिन जो पॉपुलेशन स्कोर है वो ओनली 5 है। तो इसकी वजह से जो डीआरआई में उनका जो टोटल स्कोर आ रहा है वो 80 के आसपास आ रहा है, जबकि बिहार का 224 और उत्तर प्रदेश का 413 है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इन दोनों जो बिहार और यूपी की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं उनको डेमोग्राफिक साइज की वजह से रिवॉर्ड मिल रहा है। इसके बाद इन्होंने दूसरी जो प्रॉब्लम है इस वल्नरेबिलिटी की डेफिनेशन में बोला है कि जनरली क्या हो रहा है, जो स्टेट की पर कैपिटा इनकम है उसके इन्वर्स को लिया जा रहा है। तो जो पुअर स्टेट्स हैं उनको ज़्यादा स्कोर, उनको ज़्यादा फंड अलोकेट किए जा रहे हैं। तो बेसिक एजम्पशन क्या है कि पुअरर स्टेट है तो उसको ज़्यादा पैसे चाहिए ताकि वो ज़्यादा जो डिजास्टर शॉक है उनको एब्जॉर्ब कर पाए। तो इन्होंने बोला कि एनएसडीपी एक्चुअल में क्या कर रहा है, फिस्कल कैपेसिटी मेजर कर रहा है, डिजास्टर वल्नरेबिलिटी तो मेजर कर ही नहीं रहा। तो इसके लिए इन्होंने केरला का एग्जांपल दिया है कि देखो 2018 में केरला ने लगभग 31,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, वहाँ डैमेज हुआ था। क्यों? क्योंकि बहुत फ्लड आ गई थी वहाँ पे। लेकिन केरला में देखा जाए तो केरला का जो स्कोर है वल्नरेबिलिटी में वो 1.073 है, क्योंकि वहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो रिलेटिवली हाई है और इवन वहाँ का जो पॉपुलेशन स्कोर है वो 4 है। तो उनका जो डीआरआई का टोटल स्कोर है वो 35 के अराउंड है। ऐसे ही उन्होंने जो झारखंड है वहाँ की प्रॉब्लम भी हाईलाइट की है कि वहाँ पे जेन्युइन पॉवर्टी और ट्राइबल होने के बाद भी जो पैसा अलोकेट होना चाहिए था उतना अलोकेट नहीं हो रहा है। तो अब ऐसे में बोला है कि हमें चेंज क्या करना चाहिए। तो पहला तो इन्होंने बोला जो एक्सपोजर की डेफिनेशन है उसमें नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन हैजार्डस जोन इसको काउंट करना चाहिए, ना कि टोटल पॉपुलेशन में लोग कितनी पॉपुलेशन है किसी भी स्टेट की, तो उसे नहीं काउंट करना चाहिए। साथ ही इन्होंने बोला कि जो अगर हमें वल्नरेबिलिटी के लिए डेटा चाहिए तो एक BMTPC का वल्नरेबिलिटी एटलस आता है, उसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम कुछ इंडेक्स को यूज़ कर सकते हैं जिसमें कच्चा हाउसिंग कितना है, एग्रीकल्चर लेबर कितना है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्रॉप इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कैसा है, अर्ली वार्निंग जो सिस्टम है उसकी इफ़ेक्टिवनेस कैसी है। तो इन सब के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, एक इंडेक्स बना सकते हैं और वल्नरेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने कुछ और जगह बोली हैं जैसे NFHS 5 का डेटा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, IMD का डेटा, इन सब के डेटा को यूज़ करके हम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन डिराइव कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने बोला है कि हमें क्या करना चाहिए, जो NDMA है उसको एक एनुअल स्टेट डिजास्टर वल्नरेबिलिटी इंडेक्स इसको पब्लिश करना चाहिए ताकि जो भी मेथडोलॉजी है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा सके। तो ओवरऑल हमारा ऐसा एम होना चाहिए ताकि जो ज़्यादा डिजास्टर फ्रिक्वेंसी फेस करते हैं उन स्टेट को जो बेनिफिट है वो ज़्यादा जाए। फिर एक और आर्टिकल है जिसमें बोल रखा है कि वुमेन वोटर कैसे हमारी जो स्टेट पॉलिटिक्स है उसको सेव कर रही है। तो इसमें एक डेटा दिखाया गया है
जिसमें बोला गया है कि जो करंट में जो असेंबली इलेक्शन हुआ है उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। तो देखिए इसमें प्लस का मतलब है कि वुमेन टर्न आउट हायर है एज कम्पेयर टू मैन। तो देखिए 2021 में असम में प्लस आ रहा है, केरला में भी 16-21 में है, वेस्ट बंगाल में 11-16-21 है, और तमिलनाडु में भी 11 और 16 में वुमेन का टर्नआउट ज़्यादा था। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि जो वुमेन है वो नंबर्स में बाहर आ रही हैं और वो जो उनकी इलेक्शन प्रोसेस में उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल निभा रही हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म एरिया है LWE एरिया, उसके रिगार्डिंग है कि अभी बहुत सारे एरिया को नक्सल फ्री या माओइस्ट फ्री डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि जो अमित शाह ने एक टाइमलाइन रखी गई थी कि 31 मार्च 2026 तक हम इंडिया को नक्सल फ्री डिक्लेयर कर देंगे। तो बोला कि मोस्टली एरिया में जो नक्सल फ्री डिक्लेयर तो कर दिया गया है, लेकिन अभी भी IED इनका एक चैलेंज है कि ऐसा हो सकता है कि जो IED एक्सप्लोजिव है वो पहले से इम्प्लांट किए गए हों और उसके बाद जो माओइस्ट हैं वो सरेंडर कर रहे हों। तो देखिए इसके रिगार्डिंग एक डेटा आ रखा है। इंडिया में जो LWE एरिया वाले हैं उनको रेड कॉरिडोर बोलते हैं। जो 2014 में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड 126 हुआ करते थे, वो 2026 में कितने हो गए हैं? सिर्फ 2 बचे हैं। और जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन से हैं? बीजापुर और सुकमा ऑफ छत्तीसगढ़। और अभी बोला जा रहा है कि जो भी पेट्रोल टीम्स हैं वो GPS डिवाइस वगैरह का यूज़ कर रही हैं, ताकि जो भी स्ट्रेटजीज़ हैं वो बेटर तरीके से कोऑर्डिनेट की जाए। और पहले क्या था, पहले ऐसा हो रहा था कि एक तरीके से अंधेरे में तीर मारने जैसा था, लेकिन अभी हम ज़्यादा अच्छे तरीके से एविडेंस बेस्ड तरीके से GPS का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो माओइस्ट एरियाज़ हैं उनको फ्री करवा रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बोला है कि हमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए, प्रैक्टिकल SOP चाहिए, जिससे हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग को काउंटर कर सकें। तो टॉप कोर्ट ने एक टाइम सेंसिटिव, प्रैक्टिकल और SOP बेस्ड अप्रोच को हाईलाइट किया है कि उसकी ज़रूरत है, नीड ऑफ द हार है। और हमें ऐसी अप्रोच चाहिए जिसको हम लोकल पुलिस स्टेशन लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जा सके। और साथ ही उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है कि अगर पुलिस के पास कंप्लेंट आती है तो उसे कैसे रेस्पॉन्ड किया जाना चाहिए, इसको हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। और इसके लिए एक प्रोसीजर होना चाहिए फॉर द पुलिस टू एक्ट। ऐसे नहीं कि अभी कंप्लेंट आ जाती है उसके बाद पुलिस को भी पता नहीं होता कि क्या करना है। तो ऐसे में कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, जो यूनियन होम सेक्रेटरी है उसको बोला है कि आप जो भी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ डिस्कशन रखिए और फिर फर्दर एक SOP है उसको तैयार कीजिए। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो इंडिया के जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है उसके रिगार्डिंग है। एक्चुअल में क्या हुआ है, काइन सेमीकंडक्टर प्लांट है अहमदाबाद में, उसको PM नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है। तो उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। तो PM ने बोला है कि जो इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट है वो इस डिकेड के एंड होने तक, मतलब 2030 तक $100 बिलियन मार्केट बन सकता है। साथ ही इंडिया रिलायबल सेमीकंडक्टर सप्लाईज है उसमें भी अपना योगदान दे सकता है। और जो इंडिया की चिप मैन्युफैक्चर्ड हैं वो इवन US तक जा सकती हैं। तो एक बार हम ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट की बात कर लेते हैं। तो ये लगभग 4.5 लाख करोड़ का है अभी, जो डबल होके 2030 तक 9 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही उन्होंने जो इंडिया का रिसेंट पार्टिसिपेशन है पैक्स सिलिका इनिशिएटिव में उसको भी रेफ़र किया। साथ ही उन्होंने जो करंट डिकेड चल रहा है उसके लिए एक नया वर्ड यूज़ किया है, टेकहेड, कि टेक वाला डिकेड है, तो टेकहेड। एक और जो न्यूज़ है वो यही माओइस्ट जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है उसको ख़त्म करने के रिगार्डिंग, जो इंडिया को एक नक्सल फ्री इंडिया बनाने की बात थी 31 मार्च, उसी के रिगार्डिंग है। तो मिस्टर अमित शाह जी ने बोला है कि पिछले 2 साल में हमने जितने भी माओइस्ट हैं उसकी लीडरशिप को ख़त्म कर दिया है। उन्होंने एक डेटा रेफ़र किया कि 2024 में लगभग 21 पोलिट ब्यूरो थे और उनमें सिर्फ अभी 1 बचा है, बाकी को हमने या तो अरेस्ट कर लिया है या किल कर दिया है या फिर कुछ डायलॉग चल रहे हैं। और ये पिछले 3 साल में देखें तो लगभग 700 से ज़्यादा माओइस्ट को मार दिया गया है और 4800 को सरेंडर करवा दिया गया है।
तो उन्होंने अल्टीमेटली ये बोला है कि जो हमारी अप्रोच है वो ऐसी है कि ये बुलेट विल बी आंसर्ड विद ए बुलेट, और इसके लिए 3 स्ट्रेटजीज या 3 टूल्स का यूज़ किया गया: डायलॉग, सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट जो न्यूज़ है उसमें बोला गया है कि जो 50% लोकसभा सीट में हाइक हो रहा है वो एक तरीके से जो साउदर्न स्टेट है उनके लिए स्क्यूड प्लान है। तो ऐसा किसने बोला है? जो तेलंगाना के सीएम है उन्होंने ये बात बोली है। उन्होंने बोला है कि इस 50% से जो एग्जिस्टिंग वाइड डिस्पैरिटीज़ हैं वो और वाइड हो जाएंगी और कहीं ना कहीं साउदर्न स्टेट्स को नुकसान होगा। तो एक बार इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि रिसेंटली क्या हुआ है। लोकसभा में 543 सीट्स हैं और प्लान है कि 816 सीट्स इंक्रीज़ कर दी जाएंगी। तो एक्चुअल में 273 सीट ऐड करी जाएंगी। अब इसके रिगार्डिंग ये प्रपोजल है कि जो 50% सीट्स बढ़ाई जाएंगी वो यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ाई जाएंगी अक्रॉस ऑल द स्टेट्स। जैसे उत्तर प्रदेश की अभी कितनी है? 80 सीट है, तो उनकी 50% बढ़ा के 40 और बढ़ा देंगे तो 120 हो जाएंगी। वैसे ही तेलंगाना की अभी कितनी है? 17 सीट है, उनकी 50% बढ़ाने के बाद 26 सीट हो जाएंगी। तो यहाँ पर यही इशू उन्होंने हाईलाइट किया है कि ऑलरेडी जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनका जो इंक्रीमेंट होगा वो भी ज़्यादा होगा, जबकि जिनकी पॉपुलेशन कम है, यहाँ पे साउदर्न स्टेट्स की बात कर रहे हैं, तो उनका जो इंक्रीमेंट है वो कम होगा। तो इसके लिए उन्होंने एक डेटा भी दिया है कि जो साउदर्न जो 5 स्टेट है उनका हम क्यूमुलेटिव देखें तो उनकी जो सीट है वो 129 से 195 हो रही है, सिर्फ 66 सीट बढ़ रही हैं। और अगर हम हिंदी बेल्ट के नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करें तो उनका जो इंक्रीज़ है वो लगभग 142 हो रहा है। तो इससे उनका ये कहना है कि ओवरऑल जो हिंदी बेल्ट के या तो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन यूनियन लेजिस्लेचर में बढ़ जाएगा और उससे जो साउदर्न स्टेट है वो एक तरीके से डिसएडवांटेज्ड स्टेज में रहेंगे। देखो इसके बाद एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है जो वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है और जो स्टेट की वेलफेयर पॉलिसी है वो आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है और उनमें जो वेलफेयर पॉलिसीज़ में ट्रांजिशन हुआ है उसका एक्चुअल में इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है। तो देखिए इसमें बहुत ही एक क्रिटिकल सा पर्सपेक्टिव दिया है ऑथर ने। तो इन्होंने बोला है कि भाई एलपीजी क्राइसिस हुआ मार्च 2026 में, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर लिया गया। तो उन्होंने बोला भाई बहुत डिकेड लॉन्ग एक वेलफेयर प्रोग्राम चल रहा था जिसमें 32 करोड़ हाउस होल्ड को कवर कर रखा था, तो केवल वो एक चोक पॉइंट से कैसे डिसरप्ट हो सकता है? तो उसके लिए कोई प्रोटेक्शन क्यों नहीं है? तो इन्होंने बोला है कि एक्चुअल में क्या हो रहा था, उज्ज्वला योजना आई, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई उसने लगभग 10 करोड़ लोगों को, और वो भी स्पेसिफिकली वुमेन को जो बिलो पॉवर्टी लाइंस थी उनको कनेक्शन दिए, गैस सिलेंडर के कनेक्शन दिए। तो एक तरीके से भारत में जो एलपीजी कवरेज है उसको डबल कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं जो डेटा था आईआईएसडी का डेटा, उन्होंने बोला कि इससे कुकिंग जो टाइम है वो 1 आवर से कम हो गया है। तो इससे जो बहुत सारी जनरेशन जिन्होंने अपना टाइम बायोमास पे बिता दिया तो उनके लिए बहुत अच्छी रिलीफ थी। लेकिन बोला देखो यहाँ पे एक कैच है कि पहले जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से पहले जो एनर्जी या पीडीएस में यूज़ किया जा रहा था वो केरोसिन यूज़ किया जा रहा था, और केरोसिन को एक कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहाँ पर फिजिकली स्टॉक करते थे, और वो धीरे धीरे उसको फेज आउट कर दिया गया। अभी फेज आउट करके किसमें? एलपीजी में ले आए। तो बोल रहे इससे हो क्या रहा है कि अब एलपीजी के लिए एलपीजी सप्लाई किस पे होती है? डायरेक्टली कमोडिटी मार्केट पे डिपेंड करती है, साथ में ही जो अपना इंटरनेशनल ट्रेड है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो कहीं ना कहीं ये जो डायरेक्ट सप्लाई रेस्पॉन्सिबिलिटी थी जो केरोसिन के थ्रू स्टेट्स को करनी पड़ रही थी, तो वो तो एक तरीके से विड्रॉ कर ली स्टेट ने। तो अब बोला है कि क्या होगा अगर हमारा जो ट्रेड है, जो सप्लाई है वो डिसरप्ट हो जाती है, वो फेल हो जाती है। क्योंकि देखिए इंडिया में जो 60% एलपीजी कंजम्पशन है और 90% जो इंपोर्ट है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। इवन हमारे जो पेट्रोलियम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है एसपीआर, वो हमारे पास कितने दिन का है? 9.5 डेज़ का है, और वो अभी 64% कैपेसिटी पे चल रहा है। तो और एक और जो चीज़ है कि जो एलपीजी के लिए तो हमारे पास कोई बफर है ही नहीं, नो इक्विवेलेंट एलपीजी स्पेसिफिक बफर
वो तो हम डायरेक्ट सप्लाई पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब हम स्टोर करके कुछ नहीं रख रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो गया कि हमें क्लीन जो कुकिंग है उसके लिए हम ग्लोबल कमोडिटी पे एक तरीके से एक डिपेंडेंट हो गए हैं। तो ओथा ने बोला है कि पीएम उज्ज्वला योजना में गवर्नमेंट ने ब्रांडिंग तो ऐसी करी है कि भाई हम सिलेंडर देंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र क्रेडिट करेंगे, लेकिन हुआ क्या है कि इस ब्रांडिंग के चक्कर में हम कहीं ना कहीं चौक पॉइंट्स पे डिपेंडेंट हो गए हैं। हम जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं उन पे डिपेंडेंट हो गए हैं। साथ इन्होंने एक और इशू हाईलाइट किया है कि इवन जो एससी और एसटी पॉपुलेशन है वहाँ पे भी देखा गया है कि लगभग 10 से 30% जो लोअर एलपीजी कनेक्शन उनको मिल रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग, क्योंकि इशूज आ रहे हैं, सप्लाई का इशू है, जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है, उसकी वजह से रिवर्ट टू बायोमास के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर से कहीं ना कहीं वही जो पुराने वाला तरीका है उस पर जा रहे हैं। इवन कुछ जो सर्वे किए गए तो उसमें 14% वुमन है, उन्होंने एडमिट भी किया है कि वो बायोमास पे वापस जाएंगी। तो अब है कि ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए, हमें क्या रिक्वायर्ड है। तो बोल रहे हैं कम से कम हमें 2 मंथ का स्ट्रेटेजिक एलपीजी बफर रखना चाहिए। साथ ही कोई स्टेचुटरी मिनिमम ऑफ इम्पोर्ट्स हो कि हम जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है उसके बाहर से भी हम कुछ इंपोर्ट ले रहे हों। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट कोई क्राइसिस प्रोटोकॉल लेके आए कि अगर सप्लाईज में कुछ इशू होता है तो उस टाइम पे हम कैसे इसको हैंडल करेंगे। और साथ ही जो गोवर्धन यूनिट्स लगाए जा रहे हैं, 10,000 यूनिट लगाए जा रहे हैं, तो उनके रिवाइवल सब्सिडी पे भी काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमें जो एक्सपांसन है वो कितने कनेक्शन लग रहे हैं इसमें सक्सेस नहीं देखनी चाहिए। हमें एक्चुअल में हम स्ट्रेस में कैसे इसको डील करेंगे वो एक्चुअल में हमें एज ए इस प्लान की जो ट्रांजिशन है उसकी सक्सेस को उसके टर्म्स में देखना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो डीलिमिटेशन कमीशन के रिगार्डिंग है। तो बोला है जो आर्टिकल 81 है उसमें डीलिमिटेशन की बात करी जाती है। डीलिमिटेशन में खास बात क्या होती है कि जो सीट अपॉन पॉपुलेशन का जो रेशियो है, ठीक है, वो सबके लिए सेम होना चाहिए, तो सेम फॉर ऑल स्टेट। तो ऐसा देखा गया था 91, 51 और 71 में तो बिल्कुल ऐसा था। अब क्या हुआ था, 84th अमेंडमेंट एक्ट आया था और उसने जो 2002 में पॉपुलेशन रेशियो था उसको फ्रीज कर दिया था 2026 तक। अब 2026 में क्या हो रहा है कि 2026 तक जो सीट्स हैं, लोकसभा सीट्स हैं, उनको फिक्स कर दिया गया। तो अभी जो नेक्स्ट सेंसस होगा उसके रिजल्ट अक्टूबर 2028 में आएंगे और उसके बाद डीलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूट करा जाएगा और कहीं ना कहीं जो 2029 से लोकसभा होगी उसमें वो डीलिमिटेशन के रिजल्ट्स हैं उनको यूज़ किया जाएगा। तो इन्होंने जो डीलिमिटेशन के रिगार्डिंग एक इशू हाईलाइट किया गया कि टीएफआर है। तो अभी क्या हुआ है कि रिसेंट में अगर हम करंट पॉपुलेशन डेटा को यूज़ कर लेंगे तब तो जो साउदर्न स्टेट हैं जिन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करने में कंट्रीब्यूट किया उनको नुकसान हो जाएगा। तो इन्होंने एक तरीके से टीएफआर डेटा को यूज़ करने के बोला है कि टीएफआर क्या होता है 2.1 बर्थ पर वुमन। अगर इतना हो जाए तो जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल रहती है। तो हम ये देखते हैं कि 2002 के टाइम कितने ऐसे स्टेट्स थे जो टीएफआर जो है उससे टीएफआर 2.1 है उससे कम थे। तो ऐसे 9 स्टेट्स थे, लेकिन 2021 में कुछ 5 स्टेट्स के अलावा सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो 2.1 की जो लिमिट है उससे नीचे चले गए हैं। अगर हम नेशनल एवरेज से टीएफआर को देखें तो ऐसे स्टेट्स जिन्होंने नेशनल टीएफआर से नीचे उनका टीएफआर है उनका एवरेज देखें तो 1.64 है और जिनका अबोव है उनका 2.38 है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने टीएफआर जो डेटा है उसको यूज़ करके ये बोला है कि जो रिसेंट में 2002 से लेकर 2026 के बीच में जिन स्टेट्स ने ग्रोथ पे काम करा है उनको रिवॉर्ड करना चाहिए। पहले से ही जिनकी कम है उनकी तो अलग बात है। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि जो टीएफआर 2.1 और लेस है बिफोर 2005 उनको तो सिर्फ 10% वेटेज दो, लेकिन 2005 से 21 में जिन्होंने कम करा है, मतलब जिन्होंने कम किया है, इसका मतलब उन्होंने ग्रोथ पे काम किया है, पॉपुलेशन ग्रोथ पे काम किया है, तो उनको 90% वेटेज दो। तो इससे क्या होगा कि जो नॉर्मल जो चीज़ है कि मोर पॉपुलस स्टेट को मोर सीट मिलनी चाहिए वो भी रिटेन रह जाएगी और जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उनको भी कहीं ना कहीं रिवॉर्ड मिलेगा। तो इन्होंने बोला है कि अल्टीमेटली जो फेयर फेडरलिज्म है
कहीं ना कहीं वो यूनियन के सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इंडिया की ईवी सेल्स के रिगार्डिंग है। तो इन्होंने इसमें आर्टिकल में बताया रखा है कि जो चाइना और इंडिया दोनों की डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल पे, लेकिन स्टिल इंडिया की जो अडेप्टेबिलिटी है वो कंपेयर्ड है एज कंपेयर टू चाइना। तो देखिए बोल रखा है कि जो जब से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है तब से मार्च 27 तक लगभग 67% जो प्राइजेज हैं ऑयल के वो बढ़ गए हैं, ओपेक कंट्रीज़ ने बढ़ा दिए हैं। तो ऐसे में देखें तो चाइना लगभग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 5.4 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल पर डे इतना इंपोर्ट करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है? इंडिया। इंडिया करता है 2.1 मिलियन बैरल पर डे। लेकिन इंडिया जो इस ट्रांजिशन है इस शॉक को कम एब्जॉर्ब कर पा रहा है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि इंडिया में जो टोटल ईवी व्हीकल्स की स्टॉक है वो अभी 27 लाख के आसपास है। लेकिन अगर इसी को हम जो चाइना का देखें तो इंडिया का तो ये दोनों मिला के 4 व्हीलर और 2 व्हीलर कितना हुआ? 27 लाख है। लेकिन चाइना में 4 व्हीलर लगभग 2.5 करोड़ है और 2 और 3 व्हीलर कितने हैं? ये लगभग 7 करोड़ है। तो इनका जो टोटल है वो कहीं ना कहीं 9.5 करोड़ है और हमारे पास कितने हैं? लगभग 27 लाख व्हीकल है। तो ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हम चाइना से अभी भी जो अडेप्टेबिलिटी है उसमें पीछे है। एक और जो आर्टिकल है वो एथनोसिया के ऊपर है। तो एथनोसिया में क्या बोला है, जो राइट टू डाई विथ डिग्निटी है उसके ऊपर कोर्ट का एक फैसला है। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने हर्षित राणा केस, ये सुप्रीम कोर्ट इसको सुन रहा था। तो उसमें ये बोला है कि जो एथिकल लीगल सोशल इम्प्लीकेशंस हैं ओ पैसिव एथनोसिया, इसके रिगार्डिंग उन्होंने क्वेश्चंस को एड्रेस करा है। तो कोर्ट ने बोला कि एथनोसिया क्या है, राइट टू डाई विद डिग्निटी है। और ऐसा इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का कॉमन कोज केस था 2018 उसमें भी सेम बात बोली थी। लेकिन फर्स्ट टाइम जो हर्षित राणा केस है इसमें क्या अलाउ कर दिया है, असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। इसके विड्रावल की बात कर रही है कि भाई जो बेसिक जो न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन है इसको भी हम विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको अलाउ कर दिया है पहली बार किसमें, जो इस बार हरीश राणा केस है उसके तहत। तो कोर्ट ने सिमिलर वर्डिक्ट पहले भी दिए हैं, जैसे अरुण सानबा केस था 2011 उसमें, फिर कॉमन कोज केस था 2023 उसमें। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने जो अभी नई गाइडलाइंस हैं उसमें कुछ कुछ चेंजेस किए हैं। एक तो जो रिक्वायरमेंट थी पहले कि 2 मेडिकल बोर्ड होने चाहिए, एक हॉस्पिटल बोर्ड होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल बोर्ड होना चाहिए, तो उसको थोड़ा रिलैक्स कर दिया है, उसको स्मूथ कर दिया है। साथ ही पहले ये था कि इमीडिएट जो जुडिशियल ओवरसाइट होनी चाहिए हर केस की, तो उसको भी रिमूव कर दिया है। तो अब ये पूरा एथनोसिया का मामला है, इसमें क्या लॉजिक लगा रहे हैं? तो लॉजिक यही है कि इट इज़ लॉजिकली परसीव्ड है बर्थ और डेथ क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। तो उसको अगर पेनफुल है बहुत ज़्यादा तो उसको हमें वॉलंटरी भी हम उसको अलाउ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3-4 प्रिंसिपल की बात करिए। एक तो प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी किसकी होती है? अगर कोई बंदा टर्मिनली इल है तो उसका जो इमीडिएट किन होता है उसको डिसीजन बनाना होता है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस। इसमें जो डिसीजन होता है वो पेशेंट के बेनिफिट के लिए डॉक्टर के हाथ में होता है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ नॉन मेलिफिसेंस। इसमें जो डिसीजन होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ये कोई हार्म ना क्रिएट कर रहा हो। और उसके बाद एक जो प्रिंसिपल आता है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, कि पेशेंट के साथ इनजस्टिस ना हो रहा हो। साथ ही इन्होंने एक थ्योरी ऑफ डबल इफेक्ट है उसको भी डिस्कस करा है कि जो थॉमस एक्विनिस इसकी जो थ्योरी है बोलते हैं हर काम के 2 इफेक्ट होते हैं, एक वही पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। तो हरीश राणा केस में जो डिसीजन आया है उसके बाद क्या हुआ है कि जहाँ डेथ क्या है, ये अगर नेगेटिव एस्पेक्ट है तो रिलीफ फ्रॉम सफरिंग ये उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो एक हार्मफुल है तो एक पॉजिटिव भी है। देखो साथ ही इन्होंने कुछ प्रॉब्लम भी बताई कि कई बार क्या होता है, कोई ऐसी बीमारी से है जो लाइफ लॉन्ग सपोर्ट है और जिसमें कोई रिकवरी की उम्मीद ही नहीं है, तो ऐसे में फैमिली किस पे इकोनॉमिक स्ट्रेस आ जाता है। तो जो राइट टू डाई है वो कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन में जस्टिफाइड है। लेकिन बोला है कि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि एक पॉसिबल मिसयूज हो सकता है, और मोस्टली जो एल्डरली पीपल है, डिसेबल्ड है, पुअर है, उनके केस में जो डिसीजन है वो बेसिकली फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट या फिर सोशल नेगलेक्ट उनसे डिराइव हो सकता है। तो उस केस में नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है।
इसके बाद एक लॉस एंजलिस का कोर्ट का रूलिंग आई है जिसमें मेटा और यूट्यूब इनके ऊपर फाइन डाल दिया गया है। तो उन्होंने $3 मिलियन इतने कंपनसेशन की बात करी है। तो जो 70% कंपनसेशन है वो मेटा को देना है और जो 30% कंपनसेशन है वो यूट्यूब को देना है। तो एक 20 साल की लड़की थी केली, उसने केस किया कि वो काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया यूज़ कर रही थी। इवन उसने जो यूट्यूब है वो 6 साल की उम्र में चालू कर दिया था और इंस्टाग्राम 9 साल की एज में चालू कर दिया था। लेकिन इनका जो डिज़ाइन है वो अटेंशन ग्रैबिंग डिज़ाइन है। इसकी वजह से इन्फिनिट स्क्रॉल, ऑटो प्ले, एल्गोरिथम ड्रिवन नोटिफिकेशन ऐसे जो बार बार आते रहते थे और उसकी वजह से उसको मेंटल हेल्थ इशू होने लगे और वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंग्जाइटी का शिकार हो गई। तो केस ये था कि जो एल्गोरिथम एम्प्लीफिकेशन है और एडिक्टिव फीचर्स है वो कहीं ना कहीं जो यूज़र्स हैं उनको इम्पेक्ट कर रहे हैं। तो अब ये था कि इसको कोर्ट में प्रूव करना था। तो क्या एविडेंस लेके आए? तो एक तो जो फेसबुक फाइल्स हैं उस वाली रिसर्च रिपोर्ट में रिपोर्ट किया गया था कि जो इंस्टाग्राम है वो जो टीनेजर गर्ल्स हैं उनकी बॉडी इमेज को वर्सन करता है। तो एक तो ये इशू हाईलाइट हुआ। उसके बाद एक और स्टडी आई थी, उसमें बोला गया कि 32% जो टीन गर्ल्स हैं वो इंस्टाग्राम से नेगेटिवली इम्पेक्ट होती हैं, उनको बुरा। तो ये वाला केस तो मेटा के लिए था, लेकिन यूट्यूब का क्या केस था? यूट्यूब का जो के ऊपर जो एलिगेशन थे वो यही थे कि जो रिकमेंडेशन सिस्टम है उसका वो काफ़ी एंगेजिंग है, जिसकी वजह से मैक्सिमम टाइम आप कंटेंट को वोट्स करते रह जाते हो। और अब देखो ये वर्डिक्ट एक तरीके से लैंडमार्क वर्डिक्ट क्यों है? क्योंकि इससे पहले भी कई बार केस हुए हैं। जैसे 2023 में गूगल का केस आया था, तो उसमें गूगल को बोला गया कि यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए गूगल रेस्पॉन्सिबल नहीं है, कि यूट्यूब पे जो ISIS से रिलेटेड कंटेंट है उसका रिकमेंडेशन आ गया। ऐसे ट्विटर के केस में भी ट्विटर वाले बच गए थे कि उन्होंने भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया था। तो एक तरीके से जो यूज़र जनरेटेड कंटेंट थी उसके रिगार्डिंग जो ये प्लेटफॉर्म थे उनको सील्ड प्रोवाइडेड थी। सिमिलर एक और केस है वो न्यू मैक्सिको में आया, जहाँ क्या हुआ कि बोला कि जो प्लेटफॉर्म है वो जो बच्चे हैं उनको सेक्सुअली अब्यूज कंटेंट से एक्सपोज करता है। तो हमें कहीं ना कहीं जो कोर डिज़ाइन है उसको रीथिंक करने की ज़रूरत है। एल्गोरिथम में ट्रांसपेरेंसी की बात बार बार उठ रही है। फिर एक और आर्टिकल है जिसमें स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग बोल रखा है कि रिसेंट वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके वजह से ग्लोबल जो स्टॉक मार्केट हैं वो गिर रही हैं। लेकिन रियल मैजिक तब होता है जब आप लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहते हो। तो इसके लिए उन्होंने जो 3 पीरियड हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, या 1973 में योम किपुर वॉर था जिसमें इसराइल के ऊपर सीरिया और इजिप्ट इन लोगों ने अटैक कर दिया था। तो उस टाइम भी जो ऑयल के प्राइजेस थे वो एकदम से बढ़ गए थे। इवन $3 से 12 बैरल हो गए थे, तो 4 गुना प्राइस हो गए थे। तो ऐसे जब प्राइस हो गए थे तो उस टाइम स्टॉक मार्केट गिर गई थी। लेकिन जो अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट है वो दोबारा रिवाइव कर जाती है। तो यही इन्होंने बोला है कि अभी तक क्या है कि बहुत सारी चीज़ें देखी हैं स्टॉक मार्केट ने। जैसे दोनों वर्ल्ड वॉर देख लिए, ग्रेट जो डिप्रेशन था वो देख लिया, अरब ऑयल एम्बार्गो देख लिया, 2002 का .com क्राइसिस देखा, 9/11 देखा, 2008 का क्राइसिस देखा, कोविड-19 देखा, इतने सारे स्कैम देखे। फिर भी जो स्टॉक मार्केट है वो सर्वाइव कर रहा है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वही तरीका है वेल्थ क्रिएशन का। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने एक वार्निंग टाइप भी जारी करी है। जैसे इन्होंने बोला कि जो जापान की इंडेक्स थी वो 1989 में गिर गई थी और लगभग 34 साल 2024 में अभी वो उनका 39,000 का आंकड़ा था, उसको 2024 में 40,000 पहुँचे हैं मार्च 2024 में। तो इनको कितना टाइम लग गया रिवाइव होने में? 34 साल। तो ये बोला है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट गिर जाए और बहुत लंबे टाइम तक वो रिवाइव ना कर पाए। तो ये क्वेश्चन भी हमें यूज में लेना चाहिए। एक और छोटी सी न्यूज़ है कि हिमाचल प्रदेश के सीएम ने बोला है कि हम कोई नया एंट्री टैक्स नहीं लगा रहे हैं, पहले वाला जो टैक्स था उसी को बढ़ाया हमने। तो हुआ क्या है कि अभी जो बड़े व्हीकल्स हैं उनमें एंट्री टैक्स 130 से 170 रुपये कर दिया है। तो उन्होंने बोला है कि जो इंटीग्रेशन ऑफ फास्टैग है उसकी वजह से हमें करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे हम इसको रेशनलाइज कर देंगे। एक और आर्टिकल है उसमें बोला गया है कि इंडिया के जो मोस्ट पार्ट्स हैं
ईस्ट हो गया, सेंट्रल हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उनमें तो अबोव एवरेज जो नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया है वो जनरली नॉर्मल से कूल रहने के चांस है। इवन 12% जो रेनफॉल है वो कंट्री में अप्रैल माह में बढ़ी हुई देखी जा सकती है। बोल रहे हैं इस बार एल नीनो फियर है, लगभग 12% अप्रैल में जो बारिश है वो बढ़ी हुई होगी, मोर रेनफॉल होगी। लेकिन जुलाई से हम जो एल नीनो है उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं और रिड्यूस रेन इन इंडिया होने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। साथ ही इन्होंने बोला है कि हमारे यहाँ 2020 से अभी तक अगर हम 2023 का साल छोड़ दें तो हर साल क्या हुआ है, सरप्लस या एक्सेस रेनफॉल हुई है सभी सालों में। इसके साथ ही आईएमडी ने बोला है कि अभी पिक्चर बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये क्या हो, सुपर एल नीनो वाला ईयर हो। और ऐसा होता है तो हमें जो ड्रोट मैनेजमेंट है उसको प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। देखो अभी एक यूनियन गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2026 लाने के बारे में सोच रही है, जिसमें अमरावती है उसको सोल कैपिटल के ही माना जाएगा। तो हो क्या रहा था कि पहले यहाँ 3 कैपिटल फॉर्मूला था, तो अभी उसको चेंज करके अमरावती को सिंगल कैपिटल बनाने के रिगार्डिंग जो असेंबली है उसने तो रेजोल्यूशन पास कर दिया है, लेकिन अभी सेंटर के पास ये रेजोल्यूशन पास करना बाकी है। रिसेंटली क्या हुआ, एक आईएएस ऑफिसर है यूपी कैडर के, तो इन्होंने क्विट कर दिया है। तो इन्होंने बोला है कि मुझे मीनिंगफुल जगह पोस्टिंग नहीं मिल रही थी। तो इनका केस क्या है कि मुझे एक अटैच्ड पोजीशन में रख दिया गया था, लेकिन इससे पहले ये स्टेट पीसीएस में भी थे और वहाँ ये मुजफ्फरनगर में काम कर रहे थे। तब इन्होंने मल्टीपल स्कीम्स को उजागर किया था। तो एक मेजर स्कीम को जब बस्ट किया उसके बाद इनको मल्टीपल शॉट लगे और उसके बाद 2022 में ये आईएएस ऑफिसर बन गए। और अभी ये बोल रहे हैं कि मुझे सही जगह पोस्टिंग नहीं मिल रही है तो मैं क्विट कर रहा हूँ। तो इसी के साथ हमने मेजर जो न्यूज़ थी वो डिस्कस कर ली है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।